तो हेलो साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे और बिल्कुल खुशहाल होंगे। तो देखिएगा, जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हमारा टॉपिक होने वाला है ब्राह्म चिन्ह का। कौन सा? ब्राह्म चिन्ह का। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफी ज्यादा मस्ट होता है, ठीक है। और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये टॉपिक हमारा जनरली लाइफ में भी सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। और कौन सा टॉपिक है? ब्राह्म चिन्ह। ठीक, चलिएगा देखिएगा, आगे हम चलते हैं और टॉपिक को जानने की कोशिश करते हैं। देखो, ब्राह्म चिन्ह है क्या, क्यों जरूरत पड़ी ब्राह्म चिन्ह की? ऐसे तो विराम चिन्ह की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम किसी को भी डायरेक्ट सीधा सीधा से बोल सकते थे। लेकिन क्या हुआ, ब्राह्म चिन्ह को किसी भी वाक्य में लगाने से एक सुंदरता आती है। और जो सेकंड पर्सन होता है, यानी कि जो मध्यम पुरुष होता है, मैंने आपको सर्वनाम में पढ़ाया था, जो मध्यम पुरुष होता है वो उस वाक्य को, किसको? जो उत्तम पुरुष बोल रहा है, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, वो उस चीज को बहुत आसानी से और एक सरल भाव से वो सुन सकता है और समझ सकता है, ठीक है। तो यहां हमें ब्राह्म चिन्ह की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए और इसी कारण ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा आगे देखो, ब्राह्म चिन्ह जो है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, कहीं भी अगर सेंटेंस में कोई भी रुकावट आती है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आती है? वो ब्राह्म चिन्ह के अंतर्गत आती है, ठीक है। किसी भी वाक्य को बोलते समय रुकना या ठहरना ही ब्राह्म चिन्ह कहलाता है। यानी कि जब हम किसी के सामने अपनी बात को प्रकट करते हैं या उसके सामने हम अपनी बात को पेश करते हैं, तो उस वाक्य में एक सुंदरता लाने के लिए और किसी अन्य व्यक्ति को समझाने के लिए जो बीच बीच में हम स्टॉप लेते हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, तो वो सब क्या है हमारा? वो सब ब्राह्म चिन्ह होता है, अगर इसको सीधे शब्दों में इस तरह से समझने का प्रयास करें तब, ठीक। चलिएगा, ब्राह्म चिन्ह मैंने लिखा है ऊपर, आपको टॉपिक का नेम दिख रहा होगा कि ब्राह्म चिन्ह मैंने यहाँ आपको लिखा है। अब देखो, ब्राह्म चिन्ह सबसे पहले इसकी वर्तनी हमको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वर्तनी सबसे ज्यादा हमसे पुटअप की जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो जो चिन्ह होता है, आता है निम्नलिखित वाक्य में सही शब्द कौन सा है, या निम्नलिखित शब्दों में सही शब्द कौन सा है, या चिन्ह को हम कैसे लिखते हैं, या चिन्ह का शुद्ध रूप क्या है। तो जो जिस प्रकार से मैंने यहां लिखा है, क्या देखिएगा, मैं आपको बता देता हूं। चिन्ह का जो शुद्ध रूप है, तो वो आयोग ने कुछ ये माना है, ठीक है। चिन्ह का जो शुद्ध रूप है, वो आयोग ने क्या माना है? इसको माना है। लेकिन चिन्ह हम इस तरह से भी लिखते हैं, चिन्ह हम इस तरह से भी लिखते हैं, और चिन्ह हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं। तो मित्रों, आप देखिएगा, जो चिन्ह का आयोग ने सही आंसर माना है, वो किसको माना है? इसको माना है, ठीक है। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है और अपने माइंड में इस चीज को बिठाना है आपको, ठीक है। तो चलिएगा, मैं भी इसको रफ कर दे रहा हूं और आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ब्राह्म चिन्ह के बाद में यहां मैंने आपको ये संपूर्ण ब्राह्म चिन्ह लिखे हैं, जितने भी हिंदी में ब्राह्म चिन्ह होते हैं वो मैंने आपके सामने पेश किए हैं, ठीक। अब ब्राह्म चिन्ह की बात करें तो ब्राह्म चिन्ह जो हमारे होते हैं, वो हमारे ब्राह्म चिन्ह 20 होते हैं, 20 होते हैं, ठीक है। वो 20 कौन कौन से होते हैं, आइएगा अब उन्हीं पे हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। क्लास थोड़ा लंबी होगी, लेकिन सिर्फ ये टॉपिक एक क्लास में कवर नहीं होगा। ये जो ब्राह्म चिन्ह का टॉपिक है, ये कम से कम तकरीबन 2 या 3 क्लास में कवर होगा, ना कि एक क्लास में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहले आता है हमारा अल्प ब्राह्म। क्या आता है? अल्प ब्राह्म, ठीक। सबसे पहले क्या आता है? हमारा अल्प विराम आता है। और जो इसका चिन्ह होता है वो मैंने आपको यहां भी नोट करके रखा है, ठीक है। या आपको अगर यहां प्रॉब्लम आ रही है तो ब्राह्म चिन्ह का जो अल्प विराम होता है वो ये होता है, यानी कि अल्प विराम चिन्ह का जो निशान होता है, जो सिंबल होता है, वो
ये होता है। ये चीज आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। चलिएगा, अब एक अल्प विराम हो गया, फिर आगे आता है हमारा नंबर 2 अर्ध विराम, ठीक है। अभी हम एक एक करके बात करने वाले हैं कि अल्प विराम का कहाँ प्रयोग होता है, अर्ध विराम का कहाँ प्रयोग होता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से जानेंगे, इस चीज को डीपली एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर नंबर 2 आता है हमारा अर्ध विराम, ठीक है। जबकि अर्ध विराम का क्या होता है, ऊपर एक अनुस्वार लगा होता है और नीचे कोमा प्रकार का लगा होता है, ये हमारा अर्ध विराम होता है। पूर्ण विराम, ये तो सब आपको बताने की ही आवश्यकता नहीं है, इस चीज को आप भली भांति और अच्छे तरीके से जानते होंगे। ये हमारा जो एक डंडा लगा होता है, वन बना होता है, कुछ इस तरह का वन के रूप का होता है, ये हमारा क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। यानी कि जहां पूर्ण विराम लग जाए, चाहे वो कोई भी स्थिति हो, प्रेम की स्थिति हो या दुख की स्थिति हो, जहां भी पूर्ण विराम लग जाता है वहां से ही लाइफ क्या हो जाती है, एकदम खत्म हो जाती है। मोहन खाना खाता है, अब उससे आगे कुछ नहीं है, वो खाना खाता है, वह मुझे बहुत प्यार करती है, ठीक है। अभी यहाँ क्या हुआ कि पूर्ण विराम की स्थिति हो गई, इससे आगे कुछ नहीं हुआ, ठीक। तो समझ पाए होंगे। बाकी जब हम एक एक करके इसको डीपली पढ़ेंगे तो और आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से ही आपको और ज्यादा क्लियर होने वाला है। चलिएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर आ जाता है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह से भी आप भली भांति जानकार होंगे, ठीक है, कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां की हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसने मुझसे किसी ने कहा तुम क्या कर रहे हो, यानी कि उसने मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया ना, क्वेश्चन पुटअप किया उसने मेरे को कि तुम क्या कर रहे हो, तो वहां क्या हो गया, उसने मुझसे प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। और वाक्य का शुद्ध रूप भी यही होता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह इतना ज्यादा मस्त है कि एग्जाम में हमसे पूछा जाता है, ठीक है। वहां क्या हमको ऐसे दिया जाता है, सिर्फ तीन में किसी में पूर्ण विराम होगा, किसी में विस्मय होगा, या किसी में अर्ध विराम होगा, और किसी में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, या ये चिन्ह होगा ही नहीं, किसी में भी नहीं होगा, सब में फुल स्टॉप लगा होगा, यानी कि पूर्ण विराम लगा होगा, सिर्फ एक में क्या लगा होगा, प्रश्नवाचक। हमसे पूछा जाएगा क्या, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा वाक्य सही है, क्या राम खाना खाता है, बाकी राम खाना खाता है, कुछ इस तरह से आपको दिया, क्या राम खाना खाता है, क्या राम खाना, यानी कि एक ही सेंटेंस को 4 बार रिपीट किया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपने सही कौन सा करना है, वहां आपके माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत से आप उसको एकदम कैच करो कि यार यहाँ तो अगर इसने हमसे प्रश्नवाचक पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ जरूर ये हमसे किसके, प्रश्नवाचक के सिंबल के बारे में मालूम कर रहा होगा, इसीलिए ये वाक्य पूछा गया है, इसीलिए, ठीक है। तो वहां हम लोग गलत करके भी आते हैं, ठीक। मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, मैंने खुद से गलत किए हैं इसलिए, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट नंबर 4 आता है विस्मय, ये वाला एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय। देखो विस्मय का क्या होता है, यहाँ एक पूरा ये सीधा सिंबल होता है, यानी कि एक डंडा लगा होता है, पूर्ण विराम, और यहाँ नीचे क्या होता है, एक अनुस्वार लगा होता है। ये क्या होता है विस्मय का, विस्मय हर्ष सुख दुख, यानी कि जहां भी ऐसी कंडीशन आती है वहां क्या होता है, वहां विस्मय लगा होता है। जैसे ओहो ये क्या हो गया, ठीक है, या खबरदार, यानी कि किसी को भी चेतावनी देना, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में क्या आता है, वहां विस्मय आता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम आगे, नेक्स्ट देखेंगे निर्देश। क्या, निर्देशक में क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। जो निर्देशक में है, जब भी हम कुछ लिखने का काम करते हैं या कोई भी लेटर लिखते हैं, वहां हम जिसको निर्देश करते हैं, ठीक है, वहां हम जिसको भी निर्देश करते हैं वहां क्या होता है, वहां हमारा निर्देशक का सिंबल आता है। और जैसे हम किसी को निर्देश करते हैं तो हम कुछ इस तरह से या इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। ये कोमास में मैं बंद कर रहा हूं, आप ये मत सोच लेना कि ये कोमा भी लगता है क्या, नहीं, ये कोमा में मैं स्वयं से बंद कर रहा हूं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा उद्धरण, ठीक है। उद्धरण का हम किस में प्रयोग करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में प्रयोग करते हैं, किसका, उद्धरण का, ठीक। देखो कैसे, यहां ये कोमा लगाया, यहां कोमा, ये 2 कोमास हो गए, यहाँ बीच में कोई भी सेंटेंस आ सकता है, फिर उसके बाद में या तो सिंगल कोमा, ठीक है, बीच में कोई भी सेंटेंस जिसको हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं इंग्लिश में,
वही क्या है, हमारा उद्धरण है। फिर आता है नेक्स्ट और नंबर 8, योजक चिन्ह। कौन सा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को हम कैसे प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का जो सिंबल होता है हम आपको बता देते हैं। देखो निर्देशक का तो लंबा होता है थोड़ा सा, ये कुछ इस प्रकार से, लेकिन जो योजक चिन्ह लगे होते हैं वो थोड़ा सा इस तरह से होता है। जैसे समझने के लिए, आपके लिए और समझने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि लिखा होता है क्या? लिखा होता है माता पिता भाई बहन, यानी कि माता पिता भाई बहन, इसके बीच में जो भी सिंबल आते हैं वो हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? योजक चिन्ह। इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगा है? वो योजक चिन्ह लगा है, ना कि निर्देशक। निर्देशक कहाँ लगाया जाता है? ये नीचे से लगाया जाता है, ठीक है। जबकि योजक चिन्ह लाइंस के मिड में, लाइंस के मिड में, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। लाइंस, ये लाइंस हो गई ये, और इसके मिड में योजक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट आता है हमारा विवरण। नेक्स्ट क्या आता है? विवरण, यानी कि जब भी हम किसी चीज का विवरण देते हैं, यानी कि नेक्स्ट जब भी हम किसी चीज में के विवरण में लिखते हैं तो क्या दो यहाँ, दो ये बिंदु टाइप, अभी तो मैं बिंदु बोल रहा हूँ, आगे इनके नाम लेके बोलेंगे। दो यहाँ बिंदु और इनके बीच में एक ये योजक टाइप प्रकार का होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हमारा विवरण। फिर आता है कोष्ठक। क्या? कोष्ठक। कोष्ठक जो अभी मैं आपको बता रहा था, कोमा में बंद कर रहा हूं, कोमा में बंद कर रहा हूं, तो ये हमारे क्या होते हैं? ये कोष्ठक होते हैं हमारे। क्या होते हैं? ये हमारे कोष्ठक होते हैं। ये जो इस तरह से हम लगाते हैं, ये हम क्या है? ये क्या है? ये कोष्ठक होता है, ठीक है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिएगा नेक्स्ट, अभी इस चीज को मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट आता है हमारा लाघव। क्या? नेक्स्ट हमारा आएगा लाघव। देखो लाघव क्या होता है? लाघव का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसका कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे से आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो लाघव। फिर आता है हंसपद। हंसपद ये त्रुटिपूर्वक हम कुछ लिख रहे हैं और हमारी बाय मिस्टेक या हमारी गलती से कोई हमसे कोई भी शब्द छूट जाता है, तो वहां हम हंस पद का प्रयोग करके, सपोज करो मैं भारत रहता हूं, ठीक है। सपोज करो मैं भारत रहता हूं। सपोज करो कि अब सेंटेंस के बीच में कुछ लिखने को ना हो और हमें अपनी साइड से सेंटेंस गलत लग रहा हो, तो हम बीच में क्या करेंगे? हम हंस पद का प्रयोग करेंगे और वहां उस वाक्य का शुद्धिकरण करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जैसे मैं भारत, यहां हंस पद का क्या किया? प्रयोग किया, मैं रहता हूं। तो आगे अगर हम ऐसा करेंगे तो जो एग्जामिनर होगा, जैसे कि हम यूपीएससी वगैरह देते हैं या यूपीपीसीएस देते हैं, वहां जो हमसे ऐसे लिखाया जाता है, जो डेस्क्रिप्टिव होता है, वहां जो हमें जरूरत पड़ती है, वहां हमें इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है। वनडे एग्जाम में हमसे नॉर्मली लैंग्वेज में नहीं पूछा जाता, बट एमसीक्यू में या विकल्प के जरिए जरूर हमसे पुटअप किया जाता है, ठीक है। चलिएगा मैं भारत में रहता हूं, हंस पद का प्रयोग किया। अब आता है समता मूलक। समता मूलक। अब देखो जो समता मूलक है, समान मूलक, समता माने होता है समान मूलक, यानी कि दोनों साइड से चीजें इक्वल हों। यानी कि अगर ये ए के बराबर है तो ये भी चीज ए के इक्वल होगी। अगर ए के बराबर ये है तो ए के बराबर ये, ठीक है। x इक्वल टू x, यानी कि x के बराबर x। मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं मगर फिर भी मतलब समझाने के लिए है, ठीक। चलिएगा समता मूलक को भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पुनरुक्ति। क्या? पुनरुक्ति। देखो पुनरुक्ति यानी कि जिस चीज का रिपीटेशन होता है, जिस चीज का रिपीटेशन होता है वही क्या है? पुनरुक्ति। और इसका सिंबल क्या होता है? कुछ इस तरह से। ना कि दोनों को माज नहीं समझना, अगर दोनों को माज होंगे तो वहां जो होगा वो उद्धरण का चिन्ह होगा, ठीक है। लेकिन अगर एक को माज है तो पुनरुक्ति, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है चीजों का। ये आपको ध्यान रखना है कि चीजों का कहीं ना कहीं पे जाके रिपीटेशन हो रहा है। आगे देखिएगा। फिर आता है लोप। यानी कि लोप में जहां हम अपनी बात को कह के और दूसरा बंदा बिल्कुल हमारे बिना कहे आगे समझ जाता है, हम वहां डैश 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 कर देते हैं। लेकिन कैसे वाले डैश? ऐसे डैश नहीं करेंगे,
ऐसे तो गलत हो जाएगा। वहां हम ये बिंदु दिखा देते हैं, कुछ आगे भी इसी तरह से, आगे इसी सीक्वेंस में उसकी इस तरह से शिकायतें जारी हैं, या अगर शिकायतें जारी नहीं हैं तो आगे भी कुछ ना कुछ उसकी इतनी अच्छाइयां हैं, या अच्छाइयां हैं तो बाकी जिस तरह से भी आप लिख रहे हो, जिस प्रकार से भी आप लिख रहे हो, तो वो सारा चीजें इसमें आ जाती है लोप में। ठीक है, चलिएगा। फिर आता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण सबसे ज्यादा छंद में प्रयोग किया जाने वाला होता है। कौन सा? दीर्घ उच्चारण। दीर्घ उच्चारण का जो निशान होता है वो हमारा कुछ एस आकार का होता है। कौन से आकार का? कुछ एस आकार का दीर्घ उच्चारण हमारा होता है। और ये सबसे ज्यादा कहां पुटअप किया जाता है हमसे? ये सबसे ज्यादा हमसे छंद में पुटअप किया जाता है। अभी हम आगे हमने अपने टॉपिक में छंद को कवर नहीं किया, लेकिन हम वहां छंद को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, हम छंद को कवर करेंगे। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद में आता है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, जहां कहीं ना कहीं समाप्ति का बोध हो रहा होगा वहां क्या है? समाप्ति सूचक है। ठीक है, तो समाप्ति सूचक का जो चिन्ह होता है वो बीच में कुछ इस तरह से, और ये जीरो टाइप, यानी कि ये क्या होता है? ये हमारा समाप्ति सूचक होता है। आगे आगे आता है टीका। ठीक है, क्या? टीका, यानी कि जिस बात को हम अपनी हेडलाइन बना रहे हैं, क्या? जिस बात को हम अपनी हेडलाइन बना रहे हैं वहां हम कुछ इस तरह से टीके का प्रयोग करते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है हमारा क्या? पाद बिंदु। क्या? पाद बिंदु। जो हमारा पाद बिंदु है, इसका जो प्रयोग किया जाता है वो सबसे ज्यादा, मैं आपको बता देता हूं, अरबी, फारसी और उर्दू। अरबी, फारसी और उर्दू, यानी कि इन तीन शब्दों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसको हम नुक्ता भी कहते हैं। आपने सुना होगा, उसको हम नुक्ता भी कहते हैं। कैसे? जैसे जय है, जय के नीचे आपने कभी ये देखा होगा, जैसे जफर लिखता हूं मैं, तो जफर ऐसे नहीं लिखा जाता, जफर के नीचे क्या ये पाद बिंदु या नुक्ता लगा होता है। शुद्ध शब्द कौन सा होता है? ये वाला होता है। यानी कि बर्तनी का भी, बर्तनी अगर 30% अगर मैं बर्तनी की बात करूं तो वह विराम चिन्ह से शुद्ध होती है। ठीक है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो यानी कि देखिएगा, मैंने अभी आपको एक एक करके सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, किसका? विराम चिन्ह का। तो मैंने आपको बताया विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं। तो विराम चिन्ह कितने होते हैं, विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? तो देखिएगा, विराम चिन्हों की जो संख्या होती है वो होती है 20। चलो फिर बढ़िएगा, देखते हैं विराम चिन्ह। अब देखते हैं विराम चिन्ह की जो डेफिनेशन होती है, जो परिभाषा होती है, वो क्या होती है। चलिएगा, देखो मैंने लिखा और आपको पहले बताया भी था, और अब हम क्या है उसकी डेफिनेशन को देखने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि विराम का अर्थ रुकना या रुकावट होता है। क्या? विराम का अर्थ रुकना या रुकावट होता है। ठीक है, व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को जब कभी कभी बीच में या बात खत्म होने पर रुकता है। यानी कि जब व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को, अब वाक्य के अंत में बात खत्म होने पर रुकता है, ठीक है, तब तो रुकावट या विराम के स्थान पर, उस समय जो रुकावट या विराम चिन्ह होता है, तो रुकावट या विराम के स्थान पर जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, क्या? जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? वही हमारे विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो आई होप आपको इतना ये कुछ समझ आया होगा विद डेफिनेशन के साथ में। चलिएगा, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या होने वाला है, आइएगा इस चीज पे चर्चा करेंगे। देखो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, चलो 2 फैक्ट हैं इसमें। वो क्या फैक्ट हैं जो एग्जाम में हमसे पुटअप किए जाते हैं, अभी हम उन फैक्टों पे बात करने वाले हैं। देखो, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ये जो विराम चिन्हों की संख्या है जो 20 ली गई है, ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही विराम चिन्हों की संख्या को कितना माना है? ये 20 माना है, ठीक है, 20 माना है। लेकिन फिर कामता प्रसाद ने इतनी बात कही कि विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है जी? 20 होती है साहब। आगे अब कामता प्रसाद गुरु ने ही अपनी बात को पलटा, फिर उन्होंने क्या कहा कि पूर्ण विराम को छोड़कर, यानी कि जो भी हमारे पूर्ण विराम चिन्ह होते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर जितने भी विराम चिन्ह होते हैं वो सभी किस भाषा से लिए गए हैं? वो सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है कामता प्रसाद गुरु का।
मतलब मानना है या मानना था, लेकिन बाद में उन्होंने जब इस चीज को देखा, एनालाइज किया, तो उन्होंने माना कि नहीं, हिंदी में भी विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। ठीक है, तो ये फैक्ट कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है कि पूर्ण विराम को छोड़कर अन्य विराम चिन्ह किस भाषा से लिए गए हैं, तो वहां हमको अंग्रेजी भाषा ही टिक करना होगा। ये बात आपको जहन में अपने बैठा लेनी है। चलिएगा नेक्स्ट, अभी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो, पहला होता है अल्प विराम। क्या होता है पहला होता है हमारा अल्प विराम। आइएगा अल्प विराम के बारे में देखेंगे और जानेंगे अल्प विराम होता क्या है। चलिएगा, देखो अल्प विराम मैंने आपको बताया ये कुछ कोमा पर टाइप में होता है। ठीक है, चलो, जहां थोड़ी देर रुकना पड़े, जहां थोड़ी देर रुकना पड़े, मतलब बहुत थोड़ी सी देर, हल्का सा रुकना पड़े, यानी कि महसूस भी ना हो, ऐसा रुकना पड़े, वहां अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहां भी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा वहां किसका प्रयोग किया जाएगा, वहां प्यारे मित्रों वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ऐसा आपको याद में रखना है, अपने जहन में रख लेना है उस चीज को। ठीक है, यानी कि जहां थोड़ी देर के लिए रुकना पड़े वहां अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। ये चीज आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। चलिएगा आगे, जैसे देखते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, है ना, यानी कि उस चीज को हम कैसे एनालाइज करने वाले हैं। ठीक, चलिएगा देखिए, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान, एग्जाम्पल लिखा है, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ठीक है, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में क्या है, पूजे जाते हैं। ऐसा हमारा भी मानना है, आपका भी मानना है और ग्रंथों का भी मानना है, यानी कि ये चीज कभी झुटलाई नहीं जा सकती। तो देखिएगा बीच बीच में हम कैसे ठहर रहे हैं, राम सीता लक्ष्मण और हनुमान, वहां क्या है, बहुत हल्का सा मतलब क्या ले रहे हैं, स्टॉप ले रहे हैं, राम सीता और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। ऐसा तो नहीं बोलेंगे राम सीता और हनुमान भगवान के रूप में पूजे जाते हैं, यानी कि अभी क्या है, इसके सामने वाले बंदे को पर्टिकुलर ये भी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो राम सीता और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अब हमको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, चलिएगा फिर, मोहन बाजार से सेब संतरे केले अनार लाया। यहाँ क्या है, बहुत हल्का सा, बहुत एकदम हल्का सा महसूस हो रहा है, वहां हम रुक रहे हैं। ठीक है, मोहन बाजार से सेब संतरे केले अनार लाया। ठीक है, वहां हम हल्का सा रुक रहे हैं, ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि मोहन बाजार से सेब संतरे केले अंगूर लाया। अभी क्या है ना कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि हमने इतनी जल्दी में क्या बोल दिया क्या नहीं बोला है। तब मोहन बाजार से सेब संतरे केले अंगूर लाया है, यानी कि हम बहुत हल्का सा रुक रहे हैं। जहां भी हम हल्का हल्का रुके वहां क्या होता है, वहां हमारा किसका प्रयोग किया जाता है, वहां हमारा अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा, फिर उसके बाद में मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, जो बुक्स में तो नहीं मिलेगा लेकिन वो पर्टिकुलरली मतलब एक लाइफ से जोड़ के लिख दिया है मैंने। ठीक, चलिएगा क्या लिखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कुछ नाम सी है, समझिएगा, कुछ नाम सी है, कुछ गुमनाम सी है, कुछ नाम सी है, शब्दों पे गौर फरमाइएगा। कुछ नाम सी है, कुछ गुमनाम सी है, ये जिंदगी मेरी विराम सी है। इस जिंदगी में तेरी कहानी, इस जिंदगी में तेरी कहानी बस एक अल्प विराम सी है। कुछ नाम सी है, कुछ गुमनाम सी है, ये जिंदगी एक विराम सी है। इस जिंदगी में तेरी कहानी, इस जिंदगी में तेरी कहानी बस एक अल्प विराम सी है। ठीक है, यानी कि यहाँ हम रुक तो रहे हैं लेकिन बस थोड़ी थोड़ी सी देर के लिए रुक रहे हैं, बहुत हल्का सा अल्प विराम ले रहे हैं, ना कि पूर्ण विराम ले रहे हैं। तो आई होप आपको ये अल्प विराम समझ आया होगा। चलिएगा अब हम आगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो हम अर्ध विराम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा इसको। चलिएगा बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं क्या, नेक्स्ट और नंबर 2 आता है हमारा अर्धविराम चिन्ह। क्या, अर्धविराम चिन्ह। चलिएगा देखो अर्धविराम चिन्ह क्या है, मैंने आपको बताया कि ऊपर क्या लगा होता है, यहां लगा के देखते हैं, यहां एक अनुस्वार लगा होता है, नीचे इस तरह से कोमा लगा होता है, यही क्या होता है, इसका सिंबल होता है, किसका, अर्धविराम चिन्ह का। ठीक है, अर्धविराम चिन्ह का यही क्या होता है, सिंबल
होता है। चलो इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है, जहां अल्पविराम से तो कुछ अधिक, यानी कि अल्पविराम से तो कुछ अधिक एवं पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए रुके। जहां अल्पविराम से तो अधिक समय के लिए किंतु पूर्ण विराम से कुछ कम समय के लिए रुकते हैं, तो उस स्थिति में या उस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन में ही या उस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, अर्धविराम कहते हैं। या अर्धविराम, उस कंडीशन में ही हम वहां अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिएगा देखिएगा, जैसे मैंने आपको मतलब एग्जाम्पल लिखा है, चांदी बहुमूल्य धातु है। क्या चांदी बहुमूल्य धातु है, फिर मैंने यहां हम थोड़ी देर के लिए रुके, चांदी बहुमूल्य धातु है परंतु लोहे का भी कम महत्व नहीं है दोस्तों, ठीक है, परंतु लोहे का भी कम महत्व नहीं है। चलिएगा, फिर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा। दूसरा एग्जाम्पल क्या था, जब मेरे पास पैसे होंगे, जब मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अन्यथा अगर मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। ठीक है, तो जब मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक, चलिएगा नंबर 3 नेक्स्ट है, सूर्योदय हो गया है और चिड़िया चहकने लगी है। सूर्योदय हो गया है और चिड़िया चहकने लगी हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा क्या अर्धविराम, यानी कि अर्धविराम में कुछ इसी तरह से एग्जाम्पल आते हैं जहां हम अल्प विराम से तो अधिक समय लेते हैं किंतु पूर्ण विराम से, पूर्ण विराम से हम वहां कैसा समय लेते हैं, पूर्ण विराम से कम समय लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां हमारा अर्धविराम होता है। चलिएगा, आपने इतना समझने की कोशिश की है, फिर देखिएगा मैंने नेक्स्ट लिखा है, हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है नंबर 3। नंबर 3 हमारा होने वाला है पूर्ण विराम। क्या नंबर 3 हमारा होगा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, जहां या अल्प विराम के ही आप और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। देखो कुछ एग्जाम्पल हैं जो मतलब मैंने खुद से लिखे हैं और वो मैं आपको बता देता हूं क्या है। देखो, जैसे जिसे मैंने अपना दोस्त माना, यहां हम कुछ समय के लिए रुके हैं। जिसे मैंने अपना दोस्त माना वही आस्तीन का सांप निकला, यानी कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो वो भी किसके अंतर्गत आती है, वो भी हमारी अर्धविराम के अंतर्गत आती है। वहां क्या है, हम अल्प विराम से तो अधिक समय ले रहे हैं किंतु पूर्ण विराम से अल्प विराम से अधिक ले रहे हैं समय किंतु पूर्ण विराम से कम समय के लिए हम वहां ठहर रहे हैं या रुक रहे हैं। तो क्या एग्जाम्पल बताया मैंने, जिसे मैंने अपना दोस्त माना वही आस्तीन का सांप निकला। कुछ हम अपनी जनरली भाषा में भी कुछ इसी प्रकार से और इसी तरह से बोलते हैं। चलिएगा, नेक्स्ट है, राजू बहुत अच्छा लड़का है। राजू बहुत अच्छा लड़का है किंतु उसकी संगत ठीक नहीं है। यहां भी क्या हुआ कि हम अल्प विराम से तो अधिक समय लिए हैं किंतु पूर्ण विराम से कम समय लिए हैं, और अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम तो कौन सा चिन्ह, अर्धविराम। बस दैट्स ऑल। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आगे हम देखते हैं पूर्ण विराम। चलो पूर्ण विराम में देखेंगे। देखो मैंने लिखा है, जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर, यानी कि जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए रुकते हैं। जब हम बोलते समय वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए रुकते हैं दोस्तों, तब अगली बात आरंभ करते हैं। अगर उस कंडीशन में हम तब अगली बात को आरंभ करते हैं, तब वहां क्या होता है, तब वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब वहां पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब कैसे प्रयोग किया जाएगा पूर्ण विराम चिन्ह का, देखिएगा। देखो, राम स्कूल से आ गया है, बस एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी, राम स्कूल से आ गया है। ठीक है, चलिएगा जैसे नेक्स्ट है, मैं मेहनत करता हूं। मैं मेहनत करता हूं, यानी कि चलिएगा फिर आगे हम नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखिएगा नेक्स्ट होने वाला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिएगा देखो, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कहता है, जहां प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। क्या, जहां प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
ठीक, वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, अब आप अपनी साइड से बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसको समझने में और सॉल्व करने में। तो एग्जाम का पार्ट ये बहुत कम ही से रहता है, लेकिन जब भी रहता है बहुत इसकी ऐसी कंडीशन में रहता है जहां हम पहचानने से इनकार कर देते हैं, जहां बहुत मुश्किल हो जाता है, गलती हमें समझ ही नहीं आ पाती, ठीक है। तो चलिएगा देखते हैं, पहचानते हैं। देखो, तुम किस विभाग की तैयारी कर रहे हो? तुम किस विभाग की तैयारी कर रहे हो, यानी कि वहां हमसे क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया। क्या हुआ, कर रहे हो, वहां हमसे प्रश्न पूछा गया और निशान ये लगाया गया और चिन्ह ये लगाया गया, ठीक है। चलिएगा देखो नेक्स्ट आगे, राकेश दिल्ली कब जा रहा है? राकेश दिल्ली कब जा रहा है? राकेश दिल्ली कब जा रहा है, ये हमसे क्या हुआ, प्रश्न पूछा गया। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह। बहुत सारे इसके नाम होते हैं और इतने ही सारे नाम से हम इसको जानते हैं। तो चलिएगा देखिएगा क्या है, विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य है। विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य है। आगे घृणा, शोक, हर्ष यानी कि खुशी, घृणा यानी कि गुस्सा आदि भावों में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। वहां हमारा क्या होता है, वहां हमारा जिस हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उस चिन्ह को हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक चिन्ह कहते हैं। चलिएगा इतना आपने समझा। अभी जो इसका चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, कुछ एक ही ऊपर से डंडा लगा होता है, नीचे एक बिंदु लगा होता है, ठीक। चलिएगा देखो अभी क्या हम कैसे पहचानते हैं, देखो, अरे हाय वो चल बसा, यानी कि क्या, अब यहाँ क्या हुआ, मतलब एक आश्चर्य जैसी भावना हुई, हाय वो चल बसा, यानी कि इस तरह से कुछ। फिर जैसे कभी ऐसा होता है ना कि कभी पत्नी और पति में क्या होता है, फाइट हो जाती है, आपस में लड़ाई हो जाती है। तो जैसी पति अपनी पत्नी को मारने चलता है, किसकी साइड को, पत्नी की साइड, तो पत्नी क्या कहती है, ओए खबरदार मुझे हाथ जो लगाया, तो यानी कि क्या है वहां, क्या है वहां, वो आपको विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रही है वो, लेकिन अभी आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आपको क्या पता किस चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ओए खबरदार मुझे हाथ लगाया, तो ठीक है। फिर आगे अब वो लड़ के अपना चली जाती हैं, कहाँ, अपने पीहर में चली जाती हैं या मई के चली जाती हैं, तो वहां से क्या कहती हैं, फोन पे, वहां से भी कॉल पे बात करके कहती हैं, और क्या कहती हैं, खबरदार यहां मत आना, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो चलिएगा आपने देखा किसको, विस्मयवाचक चिन्ह को, ठीक है। फिर जैसे ये था, वाह क्या सुंदर दृश्य है यार, यानी कि कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। तो चलिएगा आज हमने पढ़ा है कहाँ तक, विस्मयवाचक चिन्ह तक, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 1 2 3 4 5 यानी कि हमने कितने चिन्ह को कवर किया, 5 चिन्ह को कवर किया है, ठीक है। अब हम बाकी, क्योंकि काफी टाइम इंट्रोडक्शन में कम से कम तकरीबन 15 मिनट लग गए थे इंट्रोडक्शन देने में चैप्टर का, तो इसलिए हम चिन्ह कम कर पाए हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और बहुत जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंच सके, वरना मेरे को भी शेयर करनी पड़ती है। तो अभी क्या है ना कि मैंने शेयर करना बंद कर रखा है, मैं शेयर नहीं करता हूँ, जितने देखते हैं वैसे ही देख लेंगे, ठीक है, जो पसंद करेंगे वो वैसे ही देख लेंगे। तो चलिएगा आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।